Hello friends, welcome you all. Today we are going to start with the module B, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। जो जीआईबी का पहला पेपर है उसका मॉड्यूल ए हमने देखा है, उसके सारे चैप्टर कवर हो गए हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉड्यूल बी जो कवर करती है फंक्शंस ऑफ बैंक। ये जो मॉड्यूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है क्योंकि इसमें जो है बैंक और कस्टमर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सबके डेफिनेशन दिए हुए हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस मॉड्यूल से। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर कवर करती है चैप्टर नंबर 12 वो कवर करती है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप चैप्टर। नाउ वी कैन सी कि चैप्टर नंबर 12 कवर करती है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को। ये जो चैप्टर है इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब ये चैप्टर को हम अच्छे से समझ लेते हैं और इसके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं तो एग्ज़ाम में हम लोग कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो हमारी पक्की हो जाती है कि हम कर पाएंगे। सो दिस चैप्टर टोटली कवर की ऑब्जेक्टिव, इसका इंट्रोडक्शन, बैंक का रिक्वायरमेंट, बैंक का रिक्वायरमेंट क्या है बैंक कहने के लिए। किसी भी कंपनी को अगर हम बैंक बुलाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक जो है वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। सो स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव कि ये चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला तो है कि रिक्वायरमेंट, बैंक बनने का रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो हम जान जाएंगे। फिर कस्टमर और बैंक के बीच में रिलेशन क्या होता है। फिर एक्सप्लेन द बैंक्स ऑब्लिगेशन टू इट्स कस्टमर के प्रति बैंकों का ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं वो जानेंगे और वो ऑब्लिगेशंस के लिमिटेशन क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद इन्यूमरेट द प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द बैंक वाइल डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन। जब भी कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बैंक को डिस्क्लोज करना होता है तो किस टाइप के जो है वो प्रिकॉशंस लेती है बैंक, वो सब के बारे में जानते हैं। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि बेसिक फंक्शन जो बैंक का है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है और उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के बाद जो है उसको फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब कस्टमर को लोन देना प्लस इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस पैसे को यूज करना। अगर ऐसे यूज हो रहे हैं, ऐसे उपयोग हो रहा है तो इसका मतलब जो है ये कंपनी एज अ बैंक कहलाएगी। बैंकों का बेसिक फंक्शन यही कहलाता है। अब हम इसमें जानते हैं कि बैंकों का ये बेसिक फंक्शन तो है कि डिपॉजिट लेना और उसको फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना। उसके अलावा भी कुछ फैसिलिटी देती है वो कस्टमर को। वो किस टाइप की फैसिलिटी देती है, तो लॉकर फैसिलिटी हो गया, कीपिंग आर्टिकल इन सेफ कस्टडी, कलेक्शन ऑफ बिल्स, चेक, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी हो जाती है। तो जब भी कस्टमर और बैंकों के बीच में डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शन परफॉर्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो फिर वो बैंक और कस्टमर के बीच में अलग अलग रिलेशन भी इस्टेब्लिश होता है। सो वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है टॉपिक, रिक्वायरमेंट टू बी कॉल्ड एज बैंक। बैंक किसको हम बोल सकते हैं, तो सबसे पहला तो ये है कि बैंकिंग जो है वो डिफ़ाइन हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। और बैंकिंग का डेफिनीशन जो डिफ़ाइन हुआ है वो सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफ़ाइन हुआ है। डेफिनीशन क्या है बैंक का ऑलरेडी हमने बहुत बार देखा है, बट अगेन वी आर गोइंग टू सी सो दैट वी विल गेट अ रिविजन कि द टर्म बैंकिंग हैज़ बीन कम्प्रीहेंसिवली डिफाइंड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5B के हिसाब से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक जो है बैंकिंग का मतलब है एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम द पब्लिक से जो भी पैसे डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं उसका जो मेन पर्पस है वही एक पर्पस है कि उसको लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट की तरह उसको यूज़ किया जाए। और ये डेफिनेशन कहाँ पे है, सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं जेआईबी में, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि कौन से सेक्शन में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कौन से सेक्शन में जो है बैंकिंग का डेफिनेशन डिफ़ाइन किया गया है। तो दिस इज़ और क्या डेफिनेशन है ऐसा दे दिया रहेगा आपको और आपको पूछेगा सेक्शन, तो यू कैन रिकॉल की सेक्शन 5B में जो है ये डिफ़ाइन किया हुआ है। उसके बाद जो है नाउ वी आर गोइंग टू सी ऊपर में जो डेफिनेशन अभी हमने देखा, इस डेफिनेशन को फुलफ़िल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि बैंकों को पूरा करना पड़ता है तो ही वो बैंक कहलाएगा। सबसे पहला क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। वो तो डेफिनेशन से इटसेल्फ कि फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए ही वो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये एक बैंकिंग का एसेंशियलिटी हो जाता है। सेकेंड क्या कहता है
कि डिपॉजिट शुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक। इसका मतलब कि निधि, मल्टी बेनिफिट सोसाइटी, जैसे देखिए निधि, मल्टी बेनिफिट सोसाइटी एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट अपने मेंबर से, तो ये डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग में कवर नहीं करता है। इसको हम लोग निधि या मल्टी बेनिफिट सोसाइटी को हम लोग बैंकिंग कंपनी नहीं कह सकते, बैंक नहीं कह सकते। इवन द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर आउटसाइड द परव्यू, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आउटसाइड द परव्यू आ जाता है, वो भी बैंकिंग कंपनी नहीं कहलाता है। थर्ड क्या बोलता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, बैंक ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ मिलियन। ये थर्ड पॉइंट ये डिफाइन करता है कि अब एक बैंकिंग कंपनी है, ये बैंक है, उसमें बहुत सारे कस्टमर, मिलियंस ऑफ कस्टमर जो है, डिपॉजिटर जो है पैसे को डिपॉजिट करते हैं, तो उनका वो डिपॉजिटर का कुछ कंट्रोल नहीं होता है बैंक के मैनेजमेंट पे, बैंक के मैनेजमेंट पे इनका कंट्रोल नहीं होता है। तो कौन कंट्रोल करता है? हमें तो पता है कि आरबीआई रेगुलेटर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों के सारे पैसे का सुपरवाइज़ करती है। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हैज़ देयरफॉर टेक सच स्टेप वुड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ। यहाँ पे ये दिया है कि गवर्नमेंट ही, सबको गवर्नमेंट पे भरोसा रहता है, अपने कंट्री के सरकार पे सबको भरोसा रहता है, तो सरकार ही एक नियम बनाती है, उसने ही आरबीआई को ऑथराइज़ किया है कि आरबीआई कैन रेगुलेट द टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर, ताकि बैंकों पे कस्टमर का इंटरेस्ट, ट्रस्ट बना रहे और उनके पैसे का कुछ मिस यूटिलाइजेशन ना हो। इसके लिए आरबीआई जो है वॉचडॉग की तरह काम करती है, उनके पैसे को रेगुलेट करती है, सुपरवाइज़ करती है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसके बाद जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सिर्फ बैंकिंग के डेफिनीशन को देके ही सेटिस्फाई नहीं होती है, उसके बाद भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो बैंकों से रिलेटेड है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ओनली अ फॉर्म और कंपनी एंड नॉट इंडिविजुअल, कि सिर्फ कि कोई भी कंपनी बैंकिंग कंपनी कहला सकता है, एक इंडिविजुअल आदमी अपने नाम के सामने बैंक नहीं लगा सकता है। ये इन्फॉर्मेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट देती है। फिर सेकेंड में ये बोलता है कि एन इंडिविजुअल इज़ नॉट अलाउड, ये तो फर्स्ट स्टेप में भी दिया है कि इंडिविजुअल को हम लोग बैंक नहीं कह सकते। कि शी कैन नॉट यूज़ द टर्म बिजनेस, अ फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10 पार्टनर और अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनी एक्ट। यहाँ पे क्या मेंशन है कि ऐसी कंपनी, ऐसी फॉर्म जो 10 पार्टनर से कम होना चाहिए, या ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो बैंकिंग कंपनी कहला सकती है। बहुत सारे क्राइटेरिया उसको फिल करना होता है बैंकिंग कंपनी कहलाने के लिए, बट ये जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। उसके बाद 5B हमने देखा कि बैंकिंग के डेफिनेशन को डिफाइन करती है कि बैंकिंग कंपनी क्या है, उसके बारे में सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बताती है। यहाँ पे सेक्शन 5C का दिया है। यहाँ पे देखिए जो भी सेक्शन है इसमें से कोई एक पूछ लेता है, तो सिर्फ ऐसे दिमाग में ध्यान में रखना है कि 5B जो है वो डेफिनेशन देती है, और 5C जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इंडिया। इंडिया में जो बैंकिंग के बिजनेस को चलाता है उसको बैंकिंग कंपनी कहते हैं, वो सेक्शन 5C में है। पहला 5B में क्या दिया है कि व्हाट इज़ बैंकिंग, फॉर द पर्पस ऑफ डिपॉजिट लेता है, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये 5B में डिफाइन किया है। 5C में ये डिफाइन किया है कि ऐसी कंपनी जो बैंकिंग कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है, बैंकिंग बिजनेस करती है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन करती है, वो 5C में डिफाइन हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि 7(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहती है। 7(1) जो है सेक्शन 7A, ये प्रोहिबिट करती है कि बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी, कोई भी कंपनी जो है बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई भी एनी अदर कंपनी कैन नॉट यूज़ दिस वर्ड। बैंक, बैंकर और बैंकिंग कंपनी जो है ये वर्ड सिर्फ बैंकिंग के ट्रांजेक्शन करते हैं वही यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। ये 7(1) डिफाइन करती है। और 7(2) क्या डिफाइन करती है कि कोई इंडिविजुअल जो है ये सारे नाम यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रोहिबिट्स करती है। 7(2) अब देखिए कन्फ्यूजन ना हो कि 7(1) और 7(2) तो सेम बात बोल रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। 7(1) में जो है वो बैंकिंग कंपनी जो भी कंपनीज़ को प्रोहिबिट करती है, और 7(2) जो है वो इंडिविजुअल को प्रोहिबिट्स करती है टू यूज़ सच नेम, बैंक, बैंकिंग, बैंकिंग कंपनी। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्या कहता है, सी, कि मनी लेंडर जो है वो बैंकर नहीं कहला सकते हैं, जैसे महाजन, साहूकार या शेटीज़ जो पैसे लेंड करते हैं,
एक गांव में जब आप देखेंगे कि शहरों में तो चलो फिर भी आसानी से लोन मिल जाते हैं और बैंक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रेट पे जो है अमाउंट अवेल कराती है, तो यहाँ पे हो जाता है फैसिलिटी। बट गांव में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे जो लोग हैं वो मनी लेंडर के ऊपर ही डिपेंड कर रहते हैं, जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है और पैसे कमाती है। तो इस केस में क्या होता है कि वो बैंकर नहीं कहला सकती। तो यही दिया हुआ है कि मनी लेंडर कैन नॉट बी अ बैंकर। उसके बाद एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मनी फ्रॉम द पब्लिक, अगर कोई एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट पब्लिक से तो वो भी बैंकिंग नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे अगर डिपॉजिट को एक्सेप्ट करके और पर्पस लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट है तो कहलाएगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन सिर्फ डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, बट वो ये डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। एवरी इंस्टीट्यूशन कैरी आउट बिजनेस ऑफ बैंकिंग मस्ट एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी। जो भी बैंकिंग का बिजनेस करता है वो तो पैसे को एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहिए। द डिपॉजिट ऑफ मनी मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक, शुड नॉट कंटिन्यू टू डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर ओनली। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि महालक्ष्मी बैंक लिमिटेड और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ था। इसमें ये डिसाइड हुआ था कि इट वाज डिसाइडेड दैट द कंपनी गेव अ लोन टू द पब्लिक बट डिड नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट। इसके केस में क्या था कि ये कंपनी जो है वो लोन सिर्फ प्रोवाइड करती थी बट डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती थी, तो फिर ये बैंकिंग कंपनी नहीं कहलाएगी। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो है अगेंस्ट है। इट कुड नॉट कंसिडर अ बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये नहीं लोन देगा और डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर ये बैंकिंग कंपनी नहीं कहलाएगा। उसके बाद एक्सेप्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, सिर्फ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए होगा तो ही, आपने डेफिनेशन में ऑलरेडी देखा है तो ये कुछ बस वही लाइन यहाँ पे मेंशन कर दिया है। डिपॉजिट ये पेएबल ऑन डिपॉजिट और डिमांड अदरवाइज। यहाँ पे जो है पैसे जब भी डिपॉजिट लेते हैं, कस्टमर के पैसे को आप जब भी बैंक डिपॉजिट लेती है तो वो डिमांड के रूप में या टाइम लाइबिलिटी के रूप में ही रहती है। जब भी कस्टमर डिमांड करेगी तो वो पेमेंट उसको करना होगा बैंक को। उसके बाद हम देख लेते हैं सिर्फ एक ओनली वन जो मेंशन है कि प्रिंसिपल फंक्शन बैंकों का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करना, तो उसका प्रिंसिपल फंक्शन हो जाता है प्रिंसिपल। लेकिन उसके अलावा भी कुछ फंक्शंस वो परफॉर्म करती है जो कि सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन हुआ है। तो ये सेक्शन 6 के अंदर क्या आता है वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फंक्शन कवर्ड, इसके अंदर जो है ये इंपॉर्टेंस फंक्शंस हैं, क्या क्या बैंक और करती है। तो बिल डिस्काउंट करती है। बिल डिस्काउंटिंग मैंने ऑलरेडी बताया था कि हमने जब भी एलसी का केस देखा था, जब भी फैक्टरिंग का केस देखा था, उसमें क्या था कि बिल डिस्काउंटिंग का मतलब ये हो जाता है कि जब भी पैसा जो है बैंक, कोई एक पर्सन के पास बिल ऑफ एक्सचेंज है और उसे अभी पैसे की ज़रूरत है तो वो बैंक में जाती है और एक डिस्काउंट रेट पे जो है पैसा अवेल करती है। जैसे 80% फाइनेंस हमने देखा था, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। तो बिल डिस्काउंटिंग में कवर होता है। फिर रेमिटेंसेस होता है, जैसे NEFT RTGS हो गया। हायर सेफ डिपॉजिट लॉकर वगैरह जो इशू करते हैं बैंक देती है फैसिलिटी। कंडक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, जो भी फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है, पैसे का लेन देन इंटरनेशनली करती है। कंडक्ट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, जब भी गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन करती है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का बॉन्ड इशू करता है बैंक, तो गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी बिल वगैरह इशू करती है। तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट के बिहाफ में उसको एग्जीक्यूट करता है, लेकिन वो तो आरबीआई तो बेच नहीं सकता, वो सब बैंकों को ही देता है कि आप लोग ये ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करवाओ, कस्टमर बेचे। क्योंकि आरबीआई का रीच जितना नहीं है उतना सारे बैंकों के ब्रांचेस अवेलेबल है जहाँ से कस्टमर आसानी से वो सारे ट्रांजेक्शन कर सकता है। फिर इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटी, LC एंड BG का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने देखा है, ये सब इशू करता है। फिर कलेक्शन ऑफ चेक एंड बिल्स, सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल। तो दिस इज़ ऑल द फंक्शंस जो कि कवर होता है सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। अदर देन प्रिंसिपल फंक्शन जो प्राइम फंक्शन है बैंक का, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो मुझे लगता है कि आपको ये डेफिनेशन याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने रिपीट किया कि आपको ये ध्यान में आ गया होगा कि बैंकिंग का डेफिनेशन क्या है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि बैंकिंग रेगुलेशन, एक बैंक कहलाने के लिए कंपनी को क्या क्या जो है चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये सारे डेफिनेशन दिए हुए हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, इतने सारे फंक्शंस जो भी परफॉर्म होंगे उसके बीच में जो है बैंकर और कस्टमर के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है कि डेटर एंड क्रेडिटर। बैंक को डेटर एंड कस्टमर को क्रेडिटर कब बोलेंगे?
व्हेन अ कस्टमर डिपॉजिट मनी विथ हिज बैंक अ कस्टमर बिकम अ लेंडर। देखिए, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी, आरडी, जो भी अकाउंट जो है या टर्म डिपॉजिट कस्टमर करवाती है बैंकों में जाके, तो अपने पैसे को बैंक के पास देती है। जब भी पैसा कोई भी दिया तो वो लेंडर हो गया, और जो भी लेता है वो डेटर हो जाता है। तो बैंकों के पास दे दिया, बैंक के पास डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक डेटर हो जाएगा, कर्जदार हो जाएगा, क्योंकि उसने पब्लिक के पैसे को अपने पास लिया है, अपने इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग के पर्पज़ के लिए वो यूज कर सकता है। और कस्टमर क्रेडिटर हो गया, क्योंकि कस्टमर ने अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट किया है, बैंकों को दिया है, तो ये क्रेडिटर हो गया। तो इस केस में बैंक इज़ डेटर एंड कस्टमर इज़ क्रेडिटर। देन वी आर गोइंग टू सी कि मनी जब भी कस्टमर बैंकों में डिपॉजिट कर देता है, तो उसके बाद बैंक उस पैसे को कैसे यूज करती है, या कुछ लिमिटेशंस होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है, ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन है। सिर्फ आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि मनी इज़ लेंड टू द बैंक एंड बैंक इज़ फ्री टू यूज। जो भी पैसा डिपॉजिट करती है पब्लिक, वो बैंक फ्री टू यूज होता है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। उसके बाद है कि डिमांड पेमेंट शुड बी मेड। जब भी कस्टमर की डिमांड आती है तो उसको इमीडिएट पेमेंट करना होता है, डिमांड पेमेंट करना होता है, या टाइम पेमेंट जो रहता है वो जैसे ही मैच्योरिटी होती है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। फिर डिमांड शुड बी मेड एट द ब्रांच वेयर द अकाउंट एग्जिस्ट। जहाँ पे ब्रांचेज है वहाँ पे अकाउंट में पैसे हैं तो वो वहाँ से ले सकता है, अदरवाइज कुछ और चैनल यूज कर सकता है, जैसे कि एटीएम, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई सर्विसेज, ये सारी चीज़ों से भी वो अपने पैसे का जो है ट्रांजैक्शन कर सकता है। डिमांड शुड बी मेड इन प्रॉपर मैनर। अभी जब भी कस्टमर डिपॉजिट तो कर दिया, जब उसको निकालने का तरीका जो होता है, अगर वो ब्रांचेज से निकालेगा तो उसको एक डिमांड जो करता है वो प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, जैसे चेक पेमेंट करता है या विड्रॉल स्लिप से निकालता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से, वो उसका भी डेफिनेशन है, जैसे चेक का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक 1881 में दिया हुआ है। तो ये सब दिया है कि अगर कस्टमर को पैसे निकालने हैं तो ऐसा नहीं कि जाके बोला कि मैंने जो कल डिपॉजिट किए थे वो पैसे मुझे आज वापस चाहिए। तो दिस इज़ नॉट अ मैनर टू टेक द अमाउंट और विड्रॉ द अमाउंट। इस केस में जो है कस्टमर को डिमांड करना है, वर्बली नहीं करना है, जबकि टेलीफोनिक भी नहीं कर सकता, चेक या ड्राफ्ट या विड्रॉल फॉर्म के थ्रू जो है वो पैसे को निकाल सकता है। डिमांड शुड बी मेड ड्यूरिंग द वर्किंग डे। वर्किंग डे में, अभी छुट्टी के दिन में नहीं, बैंक में जाके, क्योंकि बैंक तो चालू ही नहीं रहेगा तो पैसे निकालेंगे कैसे, विड्रॉ कैसे करेंगे, तो फिर एटीएम वगैरह यूज करके वो निकाल सकता है। एंड वर्किंग आवर में ही उसको पैसे का विड्रॉल करना है। ऐसे नहीं कि वर्किंग आवर कंप्लीट होने के बाद जाके और वो डिमांड करे कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे चाहिए। सो ये जो है कि अंडर सेक्शन 25 to 65 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में जो है ये डिफ़ाइन हुआ है कि प्रॉपर डिमांड प्रॉपर होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए, चेक ड्राफ्ट या विड्रॉल फॉर्म पे होना चाहिए, वर्बल या टेलीफोनिक कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद है कि फॉर मनी डिपॉजिट द क्रेडिटर डज नॉट कॉल फॉर एनी सिक्योरिटी फॉर्म डेटर एज इन केस ऑफ कमर्शियल डेट। अभी पैसे जो डिपॉजिट किया तो उसके लिए ये नहीं कॉल करके कि अरे मेरे पैसे बराबर है क्या, मेरा पैसा जो है सेफ़ है क्या, ये सब के लिए उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंकों पे ऑलरेडी इतना ट्रस्ट होता है कि लोग ऐसी चीज़ें तो नहीं करते, बट फिर भी ये भी डिफ़ाइन हुआ है। तो दिस इज़ कि टोटली मेंशन है कि जब भी कस्टमर जो है अपना अकाउंट ओपन करके पैसे को डिपॉजिट करता है तो क्या क्या चीज़ें जो है वो कैसे कैसे विड्रॉ कर सकता है और किस चीज़ों का बैंक ध्यान रखती है। सेकेंड हम देखते हैं क्रेडिटर और डेटर। क्रेडिटर और डेटर कब कहलाता है? क्रेडिटर, बैंक को क्रेडिटर कब कहेंगे? जब बैंक क्रेडिट करेगी, लोन देगी। जब भी कस्टमर को पैसे की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, अगर वो बैंक से लेती है तो बैंक इस केस में क्रेडिटर हो जाता है, और कस्टमर क्योंकि कर्ज लिया तो कस्टमर डेटर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बैंक एज अ ट्रस्टी। बैंक एज अ ट्रस्टी कब कहलाती है? जब भी कस्टमर जो है कुछ अपना वैल्यूएबल या सिक्योरिटी बैंक के पास सेफ कीपिंग के लिए और डिपॉजिट करता है, उस केस में जो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि वी कैन से दैट कि बैंकर अंडरटेक टू परचेज एंड सेल शेयर एंड डिवेंचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर ओनली। तो वेन एवर द कस्टमर डेलीगेट द वर्क टू द बैंक एंड बैंकर शुड गेट क्लियर एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्पेशल पर्पस।
जैसे कि जब भी कुछ सिक्योरिटीज़ वगैरह परचेज करने की बात आती है तो बैंकों को ही कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोई भी कंपनी ये इंश्योर करती है कि बैंक मेरे बिहाफ में ये सेल एंड परचेज करे। तो वो इंस्ट्रक्शन देती है कि ये पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ को सेल करना है या परचेज करना है, इतना मिनिमम अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट में सिक्योरिटी का परचेज या सेल करना है, इतने पीरियड के लिए करना है। सो ये सब एग्जीक्यूट करती है बैंकिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस कंपनी या कस्टमर। तो उस केस में क्या हो जाता है कि बैंक एज अ ट्रस्टी का काम करती है, बैंक पे वो ट्रस्ट करके जो है अपना ड्यूटी परफॉर्म करवाता है कंपनी, और इसके लिए बैंक जो है सम चार्ज भी करती है उसके लिए। सो वी कैन सी कि कस्टमर कीप सम वैल्यूएबल और सिक्योरिटी विद द बैंक फॉर सेफ कीपिंग और डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए करता है। तो इस केस में बैंक एज अ ट्रस्टी काम करता है। द बैंकर बिसाइड बिकमिंग अ बेली इज ऑल्सो अ ट्रस्टी। बेली भी कहलाता है, सेफ कीपिंग की जब भी बात आती है तो बेली कहलाता है और ट्रस्टी भी कहलाता है। So a trustee hold money or asset and perform certain function to benefit of other person called beneficiary। बेनिफिशियरी जो कंपनी या कस्टमर जो भी है, जो बैंक को बोलती है कि मेरे बिहाफ में आप ये काम करो, तो वो बेनिफिशियरी कहलाती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बेली और बेलर का रिलेशनशिप क्या है। बेली और बेलर का रिलेशनशिप जो है, व्हेन अ कस्टमर डिपॉजिट सर्टेन वैल्यूएबल बॉन्ड सिक्योरिटीज और अदर डॉक्यूमेंट विद द बैंक फॉर देयर सेफ कस्टडी। जब भी जो है कोई भी कस्टमर अपना कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ या डॉक्यूमेंट बैंक के पास सेफ डिपॉजिट कर देता है कि आप अपने कस्टडी में इसको रखो, उस केस में जो है बैंकर बेली कहलाती है और कस्टमर बेलर कहलाता है। उसको हम लोग बैंक बेली और कस्टमर बेलर कहलाता है। अकॉर्डिंग टू दिस टर्म ऑफ सेक्शन 140 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, the bank become custodian of the security of the customer and hence is बेली इज़ अ लाइबल फॉर एनी लॉस। इस केस में क्या है, देखिए बेली और बेलर के केस में क्या होता है कि जब भी कोई कस्टमर अपना सिक्योरिटीज़ या कोई डॉक्यूमेंट या कोई वैल्यूएबल या बॉन्ड कुछ भी डिपॉजिट करवाती है तो वो बताती है बैंक को कि मेरा इतना अमाउंट का ये सिक्योरिटीज़ है, मेरे ये इतने अमाउंट का ये डॉक्यूमेंट है, सब इस। अभी देखिए इसको आप आसानी से कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि बैंक में कोई लॉकर लेता है, तो जब भी लॉकर अवेल करती है कस्टमर तो वहाँ पे बैंकों को कुछ पता नहीं होता है, वो सिर्फ एक लॉकर जो है रेंट पे दे दिया कस्टमर को। कस्टमर उसमें क्या रख रहा है क्या नहीं रख रहा है इसकी जानकारी बैंकों को नहीं रहती। लेकिन बेली के केस में, बेली की तरह अगर एक्ट करता है बैंक, इसके केस में क्या होता है कि सारी चीज़ें जो है, सारे उसके इन्फॉर्मेशन जो है बैंक को दिया जाता है कस्टमर के तरफ से कि मैं ये डॉक्यूमेंट इतने अमाउंट का ये सिक्योरिटीज़ यहाँ पे आपके पास रख रहा हूँ। तो इसलिए अगर कुछ लॉस होता है तो बैंक लायबल होती है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 148 के हिसाब से अगर बेली का रोल निभा रही है बैंक, तो वो कस्टमर का कुछ लॉस होता है तो बेली रिस्पॉन्सिबल होती है। बट लॉकर के केस में नहीं होता है। लॉकर के केस में अगर कुछ लॉकर का चोरी हो जाता है, समथिंग हो जाता है, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं न्यूज़ में आपको सुनने और पढ़ने को मिलता है, तो उस केस में बैंकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है इन केस ऑफ लॉकर। बट बेली के केस में बैंकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब भी लॉस अकर होता है। क्यों ये लॉस बनता है, तो ड्यू टू नेग्लिजेंस, यहाँ पे मेंशन है कि कॉज टू द बेलर ड्यू टू नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस हुआ इसकी वजह से वो लॉस अकर हुआ। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि एजेंट और प्रिंसिपल का क्या काम होता है। बैंक कब एजेंट के रूप में काम करती है। वन ऑफ द एंसिलरी सर्विसेज रेंडर बाय द बैंक इज रेमिटेंस। जब भी बैंक रेमिटेंस, कलेक्शन ऑफ चेक या बिल्स ये सब में डील करती है तो बैंक एजेंट कहलाती है और कस्टमर प्रिंसिपल कहलाता है। इसको ऐसे समझिए कि कोई भी कस्टमर जाता है अपना क्लियरिंग का चेक जो है एक ABC बैंक में डिपॉजिट करता है, तो आप ऐसे इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए कि एक कस्टमर गया और बैंक को बोला कि ये लो एजेंट, ये मेरा चेक क्लियर कर दो। तो ये सिर्फ मैं याद करने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको दिमाग में ऐसा ध्यान रहे कि कौन से केस में जो है बैंक को एजेंट बोलती है। तो जब भी अब देखो, जब भी हम लोग सपोज को कहीं नए जगह पे शिफ्ट होते हैं तो बैंक से हमारा प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गए, तो जब भी हम शिफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे नए जगह पे हमें कुछ जानकारी नहीं होता है कि हमें रूम रेंट पे कहाँ से ले क्या ले। तो बीच में एक एजेंट की तरह ब्रोकर काम करता है, तो हम लोग उसको एक कमीशन दे देते हैं और वो हमें प्रॉपर एज अ जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से जो है वो घर ढूंढ के दे देता है।
तो वो एजेंट की तरह काम करता है। इससे आप ध्यान में रखिए कि जब भी ऐसे कुछ काम होता है जो हमें बैंकों से करवाएगा, लाइक रेमिटेंस करना, एनईएफटी ले जाके दे दिया कि ये लो मेरा एनईएफटी प्रोसेस कर दो, आरटीजीएस प्रोसेस कर दो, मेरा चेक क्लियरिंग कर दो, मेरे बिल पास कर दो, तो इस केस में जो है आप ध्यान रखने के लिए मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इस केस में आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बैंक को कि ये करो, तो वो बैंक एजेंट की तरह करता है, जबकि आप प्रिंसिपल होते हैं, कस्टमर जो है वो प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी लेसर और लीजी। ये अभी हमने लॉकर का देखा, तो लॉकर के केस में यहाँ पे क्या हो जाता है, बैंक जो है लेसर है और इसको लाइसेंसर भी बोलते हैं, और कस्टमर जो है लीजी है जिसको हम लोग लेसर भी बोलते हैं, सॉरी जिसको हम लोग लाइसेंसी भी बोलते हैं, लाइसेंसी एंड लीजी बोलते हैं, और इसको लाइसेंसर या लेसर बोलते हैं। सो ये तो लॉकर आप जानते हैं कि जब भी कस्टमर को लॉकर फैसिलिटी अवेल करनी होती है तो बैंक में जाके और फॉर्म जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करके और वो लॉकर फैसिलिटी ले सकता है, लॉकर ले सकता है, और उसको एक ईयरली रेंट पे करना होता है, डिपेंड अपॉन द कैटेगरी ऑफ सिटी की कहाँ पे क्या चार्जेज है, वो तो चार्जेस की चलो अलग बात है। एक एनुअल रेंट पे करके उसको लॉकर की फैसिलिटी अवेल हो जाती है। और इसमें अगर कुछ भी लॉस होता है तो बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। यहाँ पे देखिए मेंशन है, द बैंक इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस दैट अराइजेज टू द लीसी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द बैंक। बैंक के नेग्लिजेंस से हुआ तो ही रिस्पॉन्सिबल है, अदरवाइज कुछ भी हुआ तो उसमें ये जो है बैंक जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिफायर एंड इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। तो बैंक कब इंडेमनीफाइड होता है, और या इसको हम लोग इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हैं और कस्टमर को इंडेमनीफायर बोलते हैं। एक यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे सेक्शन 124 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 124 के केस में जो है इंडेमनीफाइड और इंडेमनीफायर जो है डिफाइन किया गया है। तो बैंक कब इंडेमनीफाइड कहलाती है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाई विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाई द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात आती है, उस केस में जो है बैंक इंडेमनीफाइड कहलाता है। कब, अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक कस्टमर आके और बैंक में एक डीडी बनवाता है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाता है, डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया और वो लेके चला जाता है। जब लेके गया रास्ते में वो डिमांड ड्राफ्ट खो गया उससे, फिर उसके बाद दोबारा आता है बैंक में, बोलता है कि वो डिमांड तो मुझे जाके अभी कस्टम में सबमिट करना था बट मेरा वो खो गया, अभी वो मुझे अर्जेंट में सबमिट करना है, तो आप मुझे एक डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दो। तो डुप्लीकेट बना के देने के लिए बैंक जो है अभी ये उससे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ले लेगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ये प्रॉमिस किया जाता है कि अगर आपको इस वजह से कुछ लॉस होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको सेव करूँगा। प्रॉमिस करता है, ये प्रॉमिस कौन करता है, ये प्रॉमिस करता है इंडेमनीफायर, कस्टमर से ही वो गलती हुई है, वही प्रॉमिसर होगा और वो प्रॉमिस करेगा कि इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको सेव करूँगा। इन केस प्रॉब्लम कहाँ आएगा, आप ये समझिए कि एक डिमांड ड्राफ्ट उसने दे दिया, फिर दूसरा डुप्लीकेट बना के दे दिया, दोनों प्रेजेंट हुआ तो दोनों का पेमेंट हो गया। सपोज़ दोनों का पेमेंट हो जाता है या कुछ इशू आता है, तो उस केस में जो है ये प्रॉमिस किया रहता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है बैंक के पास रहती है, जिसमें उसने प्रॉमिस किया रहता है कस्टमर ने कि अगर इन केस कुछ भी इशू आता है, जैसे 2 बार उसका अकाउंट डेबिट हो जाता है, तो जो भी अमाउंट का लॉस है वो जो है ये इंडेमनीफायर पर्सन जो है, कस्टमर जो है वो पे करेगा। तो ये यही है कि ये प्रॉमिस किया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है ये डिफ़ाइन करती है कि प्रॉमिस करता है कि कुछ भी लॉस होता है तो मैं उसकी भरपाई करूँगा, कस्टमर उसकी भरपाई करेगा, ऐसा वो बोलता है। तो दिस इज़ कॉल्ड कि इंडेमनीफाइड और इंडेमनीफायर का हो गया। उसके बाद चलिए एक बार हम लोग ये जितने टर्म हमने देखा कि बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या है, उसको एक ईजी वे में एक बार गो थ्रू करते हैं, प्लस उसको याद कैसे रख सकते हैं वो देख लेते हैं। सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। जैसा कि हम जानते हैं बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप इस बात पर डिपेंड करता है कि बैंक किस तरह का नेचर या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैंकिंग कंपनी
जो डिफ़ाइन किया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत किया है। लेकिन एक बात ये भी है कि बैंक तो ठीक है, बैंक डिफ़ाइन किया है, बट कस्टमर कहाँ पे डिफ़ाइन है? बैंकिंग रेगुलेशन एक बी आर एक्ट 1949 में डिफ़ाइन किया हुआ है, बट कस्टमर क्या डिफ़ाइन है? कस्टमर जो डिफ़ाइन किया गया है वो KYC गाइडलाइन में डिफ़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो है कि कस्टमर किसी एक्ट के अंदर डिफ़ाइन नहीं हुआ है, किसी लॉ के अंदर डिफ़ाइन नहीं हुआ है, बल्कि RBI की KYC गाइडलाइन जो है उसमें बैंक कस्टमर को डिफ़ाइन किया गया है, या किसी भी लॉ के अंदर डिफ़ाइन नहीं किया गया। बैंक कस्टमर कौन होता है? अगर हम जानना चाहें कि बैंक कस्टमर कौन होता है, तो ये एक ऐसा इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल होता है जो कि बैंक के साथ बैंक की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, वो बैंक का कस्टमर कहलाता है। RBI ने अपने कस्टमर KYC नो योर कस्टमर गाइडलाइन में ये क्लैरिफाई किया है कि कस्टमर का मीनिंग क्या है। RBI ने कस्टमर का मीनिंग यह बताया है कि कोई भी पर्सन या एंटिटी जो बैंकों में अकाउंट मेंटेन करती है या बैंकों के साथ जिसका बिजनेस रिलेशनशिप होता है वो कस्टमर कहलाती है। तो इट इज़ डिफाइंड इन KYC गाइडलाइन। किसी लॉ या एक्ट के थ्रू ये डिफिनीशन इसका नहीं है। सो ये बैंकिंग कस्टमर डिफाइन ऐसे हुआ है। तो अब देखते हैं कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और बैंक और कस्टमर का के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कौन सा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन करेगा तो क्या रिलेशन बनेगा। जब भी कस्टमर डिपॉजिट करता है, अपना पैसा देता है, तो बैंक कर्जदार हो जाती है, तो डेटर हो जाती है, और कस्टमर क्रेडिटर हो जाता है। जब भी लोन देती है बैंक, तो बैंक क्रेडिट कर रही है तो क्रेडिटर हो गई और कस्टमर डेटर हो गया। उसके बाद सेफ कस्टडी के केस में जो है बेली और बेलर हो जाता है। परचेज ऑफ ड्राफ्ट, जब भी एक कस्टमर जाके बैंक को पैसा देता है कि ये 50,000 रुपया प्लस जो भी आपका चार्ज है ये ले लो और मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट बना के डिमांड ड्राफ्ट इशू करके दे दो, तो वहाँ पे क्या होता है, कस्टमर के पास बैंक के पास पैसा आ जाता है। बैंक के पास जैसे ही कस्टमर ने पैसा दे दिया तो बैंक डेटर हो जाता है और कस्टमर क्रेडिटर हो जाता है। उसके बाद प्लेज की केस आती है। प्लेज के केस में जो है, प्लेज में हम लोग बैंक पौनी होता है और कस्टमर पॉनर होता है। तो ये प्लेज कब होता है? गोल्ड लोन के केस में आप समझ सकते हैं कि प्लेज का मतलब जो होता है, आगे हमें पढ़ने को मिलेगा। प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, ये सारे वर्ड्स जो है सब पढ़ने को मिलेंगे। ये सिर्फ रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश होता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो गोल्ड लोन के केस में जो है, एग्ज़ाम में सिर्फ यही ध्यान रखिए कि गोल्ड लोन का केस जो है वो प्लेज का केस होता है, जिसमें टोटली अपने ओनरशिप को जो है, अपने सामान का, अपने वस्तु का ओनरशिप जो है टोटली बैंक को हैंड ओवर कर दिया जाता है। अगर डिफ़ॉल्ट होगा उस केस में बैंक उसको बेच के और अपनी भरपाई कर सकती है, तो प्लेज हो जाता है। तो इसके केस में बैंक जो है प्लेजी होती है और कस्टमर प्लेजर होता है। इसको पौनी और पौनर भी बोला जाता है। फिर मॉर्गेज अब जाते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह के केस में। जब भी कोलैटरल सिक्योरिटी बैंकों के पास आती है तो मॉर्गेज कहलाता है वो। तो उस केस में बैंक मॉर्गेजी हो जाती है और ये कस्टमर मॉर्गेजर हो जाता है। फिर हाइपोथिकेशन के केस में, हाइपोथिकेशन में ये अपना हाइपोथिकेशन में बैंक हाइपोथिकेटी एंड कस्टमर इज हाइपोथिकेटर। फिर लेंड मनी अगेंस्ट LIC पॉलिसी। LIC पॉलिसी के अगर अगेंस्ट में कुछ लेंडिंग किया है, उसको सिक्योरिटीज़ रख के अगर कुछ लेंडिंग किया है तो बैंक असाइनी एंड कस्टमर इज असाइनर। फिर लॉकर फैसिलिटी। अभी देखिए, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि कस्टमर, आर लास्ट में आर है कस्टमर का, और इससे जो भी रिलेशन बन रहे हैं कस्टमर, जैसे यहाँ पे लास्ट में आर है कस्टमर, इसके जो भी रिलेशन बन रहे हैं क्रेडिटर, डेटर, बेलर, सबके लास्ट में देखिए आर है हाइपोथिकेटर, असाइनर। बट यहाँ पे ई है, लॉकर के केस में लीजी है, लाइसेंसी जिसको बोलते हैं। तो सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये एक अपोजिट कहलाता है। जैसे कि लॉकर के केस में बैंक लेसर कहलाता है और कस्टमर लीजी कहलाती है। तो ये याद रखने के लिए सिर्फ मैं बता रही हूँ कि आप याद रखिए ऐसे कि इस केस में जो है इसको ये लास्ट में ई आता है। एग्ज़ाम में जब भी ऑप्शन आते हैं तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लीसी है कि लेसर है, इसको क्या बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि ये सब आर कस्टमर आर सब आया, लेकिन यहाँ पे जो है लीजी आ गया, ये लेसी हो गया, लेसर हो जाता है। लॉकर के केस में ये सिर्फ जो है अपोजिट हो जाता है लिखने का जो तरीका है, बट कहलाता है कि ये लाइसेंसर है और ये लाइसेंसी है। फिर आर्टिकल लेफ़्ट बाय मिस्टेक। अगर बाय मिस्टेक आर्टिकल लेफ़्ट हो जाता है बैंक में, बाय मिस्टेक छूट जाता है, तो
ट्रस्टी बैंक हो जाती है बेनिफिशियरी, जिसका है वो बेनिफिशियरी, ये किसी का है, कस्टमर का है, वो बेनिफिशियरी कहलाती है। और उसको ट्रस्ट है बैंक पे। ऐसे ध्यान रखिए, याद रखने के लिए कि मेरा सामान बैंक में रह गया, मेरा मोबाइल वहाँ पे रह गया, मुझे ट्रस्ट है कि मैं जाऊँगा तो मुझे मिल जाएगा, तो बैंक ट्रस्टी हो जाती है। आर्टिकल लेफ्ट हो गया मिस्टेक से। तो फिर पेई ऑफ ड्राफ्ट, पेई ऑफ ड्राफ्ट के केस में बैंक ट्रस्टी हो जाती है और बेनिफिशियरी। अभी कोई कस्टमर है, वो ड्राफ्ट लेके जाता है, उस पर ABC के नाम से जो है ड्राफ्ट बना हुआ है। ABC बंदा जो है लेके जाता है बैंक में और बोलता है कि मेरे अकाउंट में, उसको ट्रस्ट होता है बैंक पे कि वो मुझे पेमेंट मिल जाएगा। ये सिर्फ याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ कि जब भी पेमेंट ऑफ ड्राफ्ट के लिए पे करने के लिए पेई को केस में बैंक ट्रस्टी और कस्टमर बेनिफिशियरी हो जाता है। फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के केस में क्या हो जाता है कि जब भी कोई पर्सन है जो बोलता है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो मैं दे रहा हूँ मेरे बिहाफ में आप पेमेंट कर देना। सपोज मेरे बच्चे का स्कूल फ़ी है जो कि हर महीने जाती है, तो बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे देता है कि हर महीने आप इतना अमाउंट जो है कट करके और स्कूल को पे कर देना ऑन माई बिहाफ। तो इसके केस में जो है कस्टमर प्रिंसिपल वो एज एजेंट को इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप मेरा ये काम कर देना, तो एजेंट के रूप में वो काम करती है, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में एजेंट हो जाता है। फिर सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर के बिहाफ में सेल और परचेज करता है, तो एजेंट और प्रिंसिपल हो जाता है। फिर शेयर गिवन फॉर सेल, इसके केस में जब भी उसका कुछ ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो फिर वो एजेंट कहलाता है। फिर मनी डिपॉजिटेड बट इंस्ट्रक्शन नॉट गिवन फॉर इस डिस्पोजल, तो इसके केस में ट्रस्टी और बेनिफिशियरी है, वो ट्रस्ट करके उसके पास मनी डिपॉजिट किया है ना, कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। इंस्ट्रक्शन तो दे देगा तो फिर एजेंट हो जाता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं बट पैसे दे के वहाँ पे डिपॉजिट करके रखा है, तो फिर वो ट्रस्ट बना रहता है, ट्रस्टी कहलाता है। तो ये जो है, ये आइडिया से आप ना इसको याद रखिए कि कैसे बैंक और कस्टमर के रिलेशनशिप जो है ये इस्टेब्लिश होते हैं और किस केस में, किस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या कहलाता है। सो वी कैन से कि जब भी किसी के पास आप कुछ अमानत के रूप में रखते हैं तो आपको ट्रस्ट होता है, उस पर ट्रस्ट करके आप अपने गुड्स को रखते हैं, तो वो पर्सन बैंक का ट्रस्टी कहला, वो जो बैंक हो जाता है फिर वो ट्रस्टी के रूप में जाना जाता है। सो मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, नया नेक्स्ट टॉपिक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? सबसे पहले एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को समझने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाई द ओरिजिन ऑफ फंड जनरेटेड बाई इलीगल मीन्स इज कंसील्ड। जैसे कि जिस मीन्स से फंड को लिया गया है उसको कंसील्ड करना, लाइक कि हम लोग ऐसे समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि टेकिंग द प्रोसीड्स ऑफ इलीगल और अनलॉफुल एक्टिविटीज़, जैसे कि टैक्स एवेजन, ड्रग का ट्रैफिकिंग, फ्रॉड हो गया, और वी कैन से इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये सारी चीज़ें जो है मनी लॉन्ड्रिंग के किस में आ जाती है। इस तरीके से पैसे को जो है घुमाना, इलीगल तरीके से पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना या पैसे कमाना, ये सब जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आ जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन विच यूजुअली टेक प्लेस इन सेवरल स्टेजेस, ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक स्टेज से तो पूरा नहीं होता, बहुत सारे सेवरल स्टेज में कंसिस्ट इन मेकिंग द कैपिटल एंड एसेट दैट आर इलीगली गेन, मतलब इलीगल तरीके से पैसे कमाना, सीम्स एज थ्रू दे आर डेराइव फ्रॉम द लेजिटिमेट सोर्सेज एंड इंसर्टिंग देम इनटू इकोनॉमिक सर्कुलेशन। मतलब इलीगल तरीके से कमाओ लेकिन वो दिखाओ कि हमने सही तरीके से कमाया है और उसको इकोनॉमी में सर्कुलेट करना ही मनी लॉन्ड्रिंग होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग इज़ नॉट अ न्यू फेनोमेना, ये नया फेनोमेना नहीं है, ये एक बहुत पुराना क्राइम है, क्राइम इटसेल्फ। क्रिमिनल हैव ऑलवेज endeavor to conceal the original illegitimately generated fund in order to erase, मतलब गलत तरीके से कमाना और उसको सही तरीके से दिखाना, तो ये जो होता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहलाता है। द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का जो है PMLA 2002 में जो आया था एक्ट, इसके अंतर्गत जो है सेक्शन 3 में मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है। सो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि
इसके स्टेज कौन कौन से हैं? मनी लॉन्ड्रिंग का स्टेज सबसे पहला तो प्लेसमेंट आता है, फिर लेयरिंग आता है, फिर इंटीग्रेशन आता है। तो ये इसका मीनिंग क्या होता है? पहला स्टेज होता है प्लेसमेंट, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस होता है। इट रेफर टू द फिजिकल डिस्पोजल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले प्लेसमेंट का मतलब होता है कि पैसा जो भी इलीगल तरीके से आया उसको वाइट करने के लिए बैंक में वो खाता खोलेगा, बैंक में अकाउंट ओपन करेगा, डिपॉजिट अकाउंट करेगा, फिर उसमें पैसे का डिपॉजिट करेगा, डिपॉजिटिंग फंड इनटू अ बैंक। तो ये प्लेसमेंट के केस में आ जाता है। सेकेंड आ जाता है लेयरिंग। लेयरिंग के केस में इट रेफर्स द सेपरेशन ऑफ इलिसिट प्रोसीड फ्रॉम देयर सोर्सेज बाय क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अभी इसको आसानी से समझते हैं। पहला तो हो गया कि बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया और पैसे के डिपॉजिट कर दिया। लेयरिंग के केस में क्या करता है कि एडिशनल फंड ऐड करता है। जो भी अकाउंट में 5,000 से अकाउंट ओपन किया, फिर उसमें और पैसे उसमें ऐड करेगा और उसके बाद जो है ट्रांजेक्शन करेगा। तो पैसे को इधर से उधर घुमाना, मतलब वो लेयरिंग का केस आ गया। फिर उसके बाद थर्ड आ जाता है, थर्ड स्टेप, थर्ड फेज, इंटीग्रेशन। ये इसका मतलब होता है प्लेसिंग लॉन्डर्ड प्रोसीड इनटू अ लेजिटिमेट इकोनॉमी एज अ नॉर्मल फंड। इसके केस में क्या होता है कि बैड मनी को गुड मनी में मिक्स करना। जो भी गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है उसको गुड मनी में मिक्स करके और इकोनॉमी में सर्कुलेट करना। तो ये इंटीग्रेशन का केस आ जाता है। तो ये तीनों जो है इसका स्टेज है। अभी एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेज कौन कौन से हैं? प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, एक और कुछ फोर्थ ऑप्शन दे देगा। तो कौन सा इसमें से नहीं है? तो आप अगर ये तीन जानते रहेंगे तो आप टिक कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट इट मीन बाई कि प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है और आपको डेफिनेशन दिया रहेगा। तो वो टाइम में एक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद देखिए ये मनी लॉन्ड्रिंग को जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट कैसे किया जा सके उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव है। टू प्रिवेंट क्रिमिनल एलिमेंट फ्रॉम यूजिंग द बैंकिंग सिस्टम फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का निर्माण क्यों हुआ, इसकी एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुई? क्योंकि क्रिमिनल एलिमेंट को जो है उसको रोक लगाया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। टू इनेबल द बैंक टू नो अंडरस्टैंड द कस्टमर एंड देयर फाइनेंशियल डीलिंग बेटर। फाइनेंशियल किसी भी कस्टमर को जानना मतलब नो योर कस्टमर, KYC यहाँ पे आ जाती है। तो कस्टमर को हम कैसे जानते हैं, उसके फाइनेंशियल हेल्थ को बैंक कैसे जानती है? डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड हाउ मच ट्रांजेक्शन ही इज़ डूइंग इन हिज अकाउंट। तो उसके वजह उससे और उसके KYC डॉक्यूमेंट लेके भी वो सारी चीज़ें ट्रैक किया जा सकता है। टू पुट इन प्लेस अप्रोप्रिएट कंट्रोल फॉर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी। अगर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैपन हो रही है उसके अकाउंट में तो उस चीज़ को ट्रैक करना। टू कंप्लाई विद द एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेटरी गाइडलाइन। हर एक चीज़ों का रूल एंड रेगुलेशन बनाया हुआ है, एक लॉ बनाया गया है, तो उसके हिसाब से उसको कंप्लाई करना। टू टेक नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर दैट कंसर्न स्टाफ आर एडिक्वेटली ट्रेंड इन नो योर कस्टमर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर। बैंक भी ये इंश्योर करता है कि उसका जो, इसीलिए बैंक जो है अपने स्टाफ को हमेशा ट्रेनिंग देते रहता है बीच बीच में, ताकि KYC, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या कस्टमर सर्विस, ये सारी चीज़ें जो है कि उसको ट्रेनिंग दिया जा सके ताकि कस्टमर समझ सके, स्टाफ समझ सके कि ये कस्टमर का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है या ये कस्टमर किस टाइप के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। क्योंकि स्टाफ जानेंगे तभी वो रिपोर्टिंग हो पाएगा। जो भी स्टाफ फ्रंट में काम कर रहा है वही आइडेंटिफाई करेगा कि ये कस्टमर का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है और ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है क्या, या अगर कर रहा है तो कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो उसके बाद दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क परसेप्शन। मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी एक्सपोज द बैंक टू वेरियस रिस्क सच एज। ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है बहुत सारे टाइप के रिस्क उसका जो है एक्सपोज करती है, जैसे कि ऑपरेशनल, रेपुटेशन, कंप्लायंस, लीगल रिस्क, सब चीज़ों को जो है इन सब में जो है रिस्क आता है। इन ऑर्डर टू इंश्योर द बैंक आर नॉट यूज बाय द मनी लॉन्ड्रिंग रिजर्व बैंक इशू KYC गाइडलाइन। अभी देखिए KYC गाइडलाइन आ गया कि बैंक जो है वो कुछ बैंकों का मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, इस वजह से है रेगुलेटर, उसका जो बैंकों का रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करता धरता जो है उसने KYC गाइडलाइन इशू किया, जिसके तहत बैंक जो है एजुकेट हो सके, बैंक के स्टाफ एजुकेट हो सके और वो उस हिसाब से उसको ट्रैक कर सके। सो वी आर गोइंग टू सी दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट, नो योर कस्टमर KYC।
सो यही केवाईसी गाइडलाइन है, यही वो केवाईसी गाइडलाइन है जिसमें कस्टमर को डिफ़ाइन किया गया। उसके पहले किसी भी एक्ट, किसी भी लॉ के तहत जो है कस्टमर का डेफिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कस्टमर फॉर द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी, इसी पॉलिसी के तहत जो है कस्टमर का डेफिनेशन आया। कस्टमर कौन कौन हो सकता है? अ पर्सन और इंटिटी दैट मेंटेन एन अकाउंट, बैंक के साथ जो है अकाउंट मेंटेन करे और बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करता है बैंकों के साथ, वो कस्टमर कहलाता है। वन और हुज बिहाफ द अकाउंट इज मेंटेन ए बेनिफिशियल ओनर, अभी जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप ओपन करते हैं तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जब भी अकाउंट ओपन करते हैं बैंकों में तो आप बेनिफिशियल ओनर का एक फॉर्म आप भरवाते हैं कि इस कंपनी का बेनिफिशियल ओनर कौन होता है। बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है कि उस कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर हो उस बंदे का जिसको बेनिफिशियल ओनर कंपनी अपॉइंट कर सकती है। फिर बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बाई प्रोफेशनल इंटरमीडियरी सच एज स्टॉक ब्रोकर, चार्टेड अकाउंटेंट, सॉलिसिटर परमिटेड अंडर द लॉ एंड एनी पर्सन एंटिटी कनेक्टेड विद द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ये सारे जो है कस्टमर को डेफिनेशन दिया गया नो योर कस्टमर में। उसके बाद की एलिमेंट ऑफ नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर का की एलिमेंट क्या था कि क्लासीफाई कस्टमर इनटू वेरियस रिस्क, रिस्क कैटेगरी दे दिया गया। लो रिस्क हो गया, मीडियम रिस्क हो गया, फिर हाई रिस्क हो गया। अब किस कैटेगरी के पर्सन को, कस्टमर को कब केवाईसी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होता है। अभी केवाईसी डॉक्यूमेंट आरबीआई गाइडलाइन देती है कि गाइडलाइन सेट की हुई है कि लो रेंज का जो कस्टमर है, लो रिस्क का जो कस्टमर है, आरबीआई ने ये डिफ़ाइन किया है कि लो रिस्क का कस्टमर है तो उसका केवाईसी जो है 10 साल में एक बार लिया जाएगा। मीडियम रिस्क है तो 8 साल में उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और हाई रिस्क वाले को 2 ईयर्स में देना होगा। इसलिए जो भी करेंट अकाउंट का केस होता है वो सब हाई रिस्क में आते हैं। एवरी 2 ईयर्स पे उनका केवाईसी लेना ज़रूरी होता है कि कंपनी में कुछ चेंजेस हुआ है क्या, कंपनी का नाम तो चेंज नहीं हो गया, कंपनी के या पार्टनरशिप कंपनी है तो पार्टनर तो नहीं चेंज हुए हैं, या उनकी हिस्सेदारी तो कम ज़्यादा नहीं हुई है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसके लिए आरबीआई ने कैटेगराइज़ किया है लो, मीडियम और हाई रिस्क, जिसमें 10, 8 एंड 2 ये डिफ़ाइन किया है कि रिस्क कैसा है तो डॉक्यूमेंट कब सबमिट करने होंगे, उसके सारे इन्फॉर्मेशन फिर से अपने डेटाबेस में कब अपडेट किया जाए। तो रिस्क कैटेगरी जो है आरबीआई ने सेट किया। फिर डिसाइड ऑन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर ईच कैटेगरी ऑफ कस्टमर, एक्सेप्ट कस्टमर आफ्टर वेरीफाइंग द आइडेंटिटी। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट को आप ओरिजिनल, जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं तो ओरिजिनल सीन एंड वेरीफाई, जब उसका पैन आधार प्रोड्यूस कर रहा है, एक इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करने आया पैन आधार प्रोड्यूस कर रहा है तो हम बोलते हैं कि आप अपना ओरिजिनल दिखा दो, ओरिजिनल वेरीफाई करते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नॉट ओपन अकाउंट इन द नेम ऑफ एनोनिमस फिक्टिशियस बेनामी पर्सन। तो अभी देखिए जो ऐसे फिक्टिशियस, जैसे कि कई बार ऐसे फ्रॉड कब होते हैं, जब करेंट अकाउंट ओपन करने आया और हमने भी नेग्लिजेंस दिखाया, जाके केवाईसी नहीं किया, मतलब वो ऐसे हवे में कंपनी बना हुआ है, ना उसका कुछ एड्रेस है, सब जो है पेपर पे है लेकिन फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, फिक्टिशियस है, तो उस टाइप के अकाउंट हम ओपन करेंगे अगर, तो फिर वो रिस्क में चला जाएगा, फिर वो रिस्की हो जाएगा। इसलिए केवाईसी करना ज़रूरी होता है। तो ये सब जो है उसके केवाईसी के एक्सेप्टेंस पॉलिसी है कि कस्टमर को हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग द कस्टमर एंड वेरीफाइंग हिज आर आइडेंटिटी बाई यूजिंग रिलायबल इंडिपेंडेंट सोर्सेज डॉक्यूमेंट। कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक बैंक में स्टाफ जो बैठा है अकाउंट ओपनिंग के लिए, वो कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करेगा, उसके डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस कर रहा है उसी से तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये कस्टमर कैसा है, या इसका जो है सारे डिटेल देखेगा, उस पर नेम, एड्रेस, एवरीथिंग देख के चेक करके और केवाईसी प्रॉपर देख के उसका अकाउंट फर्दर प्रोसेस करेगा। तो उसके बाद जो है ये डिफ़ाइन किया गया है यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट में इंडिविजुअल से हमें क्या लेना है, कंपनी रहा तो क्या लेना है, पार्टनरशिप कंपनी रहा तो क्या लेना है, ट्रस्ट फाउंडेशन रहा, सोसाइटी रहा तो क्या लेना है, या स्मॉल अकाउंट रहा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए ओपन करते हैं, नो फ्रिल अकाउंट जिसको बोलते हैं, जीरो बैलेंस में ओपन होता है। जनधन आपने नाम सुना होगा, जनधन अकाउंट तो बहुत, अभी तो फ़िलहाल कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रहा है तो जनधन में गवर्नमेंट ने 500 सबको सारे जनधन अकाउंट होल्डर को अकाउंट में क्रेडिट भी किया है, तो वो रिलैक्स वाला हो जाता है। रिलैक्स केवाईसी इसके केस में
रिलैक्स ऑफ केवाईसी कहलाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे नहीं। अगर वो साल में 2-4 हज़ार या 50,000 तक के ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें ऐसे कुछ भी ट्रैक करने वाली बात नहीं रह जाती है, इसलिए उसको केवाईसी में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला इंडिविजुअल के केस में केवाईसी क्या क्या लेना होगा। तो आप लोग को पता होगा कि पैन आइडेंटिटी कार्ड की तरह लिया जाता है, पासपोर्ट भी ले सकते हैं, फिर एड्रेस के लिए उसका वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब चीज़ जो है, लेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज पब्लिक अथॉरिटी और पब्लिक सर्वेंट वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ रेसिडेंट्स एंड कस्टमर टू सेटिस्फाई, ये जो है आप एक बार गो थ्रू करिए, क्योंकि मैं अगर एक एक इसको पढ़ के बताऊंगी तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं बाकी भी आगे का कवर करती हूँ, और इसमें इतना कुछ ट्रिक्स नहीं है समझने वाला, ये आप खुद एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। या डे टू डे आप जब भी बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इतनी सारी चीज़ें तो आपको मालूम ही है कि इंडिविजुअल के लिए क्या लगता है, कंपनी के लिए क्या लगता है। कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, MOA, पार्टनरशिप कंपनी के लिए पार्टनरशिप डीड ज़रूरी होता है। फिर ट्रस्ट के लिए जो है ट्रस्ट डीड का ज़रूरत होता है, सर्टिफिकेट अगर रजिस्टर्ड है तो सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। फिर स्मॉल KYC होल्डर के लिए जो स्मॉल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसमें स्मॉल KYC होल्डर के लिए बताया है कि बैलेंस इज़ नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन ऑल देयर अकाउंट टेकन टुगेदर। जितने भी अकाउंट अगर उसके लिए गए हैं तो 50,000 से ज़्यादा का एक्सीड नहीं हो सकता है, और एक साल में जो है 1 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन वो नहीं कर सकता है। तो उसके बाद जो है सो दिस इज़ अबाउट कि स्मॉल अकाउंट। वैसे स्मॉल अकाउंट जब जनधन अकाउंट हम पढ़ेंगे उसमें आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको मॉनिटर कैसे किया जाए, उसमें रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत उसको ट्रांजेक्शन को जो है कैसे रिस्क कैसे मॉनिटर किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि ऑब्लिगेशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके ऑब्लिगेशन क्या है। तो सबसे पहला जो है that we can see कि section 12 of PMLA 2002 cast that following reporting obligation for banking companies to Director Financial Intelligence Unit India FIU IND। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है कि अगर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हैपन हो रहे हैं किसी कस्टमर के अकाउंट में तो वो उसका रिपोर्टिंग कहाँ पे होता है। तो FIU IND ये जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसको जो है रिपोर्ट करना होता है। तो सबसे पहला है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, CTR जिसको बोलते हैं। अगर 10 लाख तक का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करना होता है। ऑल सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इंटीग्रली कनेक्टेड टू ईच अदर, अगर ऐसे ट्रांजेक्शन जैसे 50-50 हज़ार के करके 10 लाख तक के एक बार में 10 लाख हुआ तो भी आपको रिपोर्ट करना होगा। दूसरी बात ये कह रहा है कि 50,000 या 1 लाख या 2 लाख ऐसे करके फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन जो 10 लाख का है नेचर में तो वो उसको भी रिपोर्ट करना होगा। अगर सस्पिशियस आपको लगता है तो सच ट्रांजेक्शन एक्सीड 10 लाख तो भी आपको रिपोर्ट करना है। फिर उसके बाद ऑल कैश ट्रांजेक्शन वेयर फॉर्ज और काउंटरफिट करेंसी नोट बैंक note have been used as genuine and where any forgery of valuable security had taken place, however individual transaction for below 50,000 are not to be included। तो यहाँ पे दे रहा है कि अगर जेन्युइन ट्रांजेक्शन आपको नहीं लगे, फ्रॉजरी का केस वगैरह रहे तो उस केस में आपको जो है रिपोर्ट करना पड़ता है, जबकि इंडिविजुअल का कोई 50,000 तक का ट्रांजेक्शन है तो उसको रिपोर्ट करने की वो CTR के केस में नहीं आता है। तो ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट जो है, दिस स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ KYC गाइडलाइन विल प्रिवेंट द मनी लॉन्डर्स फ्रॉम यूजिंग द बैंकिंग चैनल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी। ये सारी चीज़ें जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बैंकों को जो बचाती है, बैंकों को मनी लॉन्डर से जो है मिसयूज होने से बचाती है। तो डिफरेंट उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू सो डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट और सर्विसेज। डिफरेंट अलग अलग तरीके के डिपॉजिट प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है आप सबको मालूम है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है। डिमांड डिपॉजिट होता है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये सब डिमांड में आ जाता है। टाइम डिपॉजिट में FD RD आ जाता है। तो टाइम डिपॉजिट यहाँ पे मेंशन है कि 7 दिन से 120 मंथ तक का पीरियड का होता है।
तो साथ ये याद रखिएगा, कभी कभी आता है ये कि फ़िक्स डिपॉजिट का मिनिमम पीरियड क्या होता है, तो 7 डे, मैक्सिमम 10 साल तक आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करेंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट के बारे में ही डेफिनेशन एंड कैसे क्या होता है उसके बारे में दिया है। यहाँ पे उसके बारे में बताया है कि TDS रेट जो है 10% एप्लीकेबल होता है अगर टाइम डिपॉजिट है। तो सब सिर्फ एक गो थ्रू करना है और कुछ इसमें ज़्यादा जानने वाली ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि सर्विसेज टू कस्टमर और इन्वेस्टर, किस तरह के सर्विसेज जो है बैंक कस्टमर और इन्वेस्टर को दे सकती है या देती है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है, फर्स्ट इज मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग क्या कहलाता है? मर्चेंट बैंकिंग तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इट मीन्स ट्रेडर, डीलर, बिजनेसमैन, इन सब के साथ जो डील करती है। ये मर्चेंट बैंकिंग जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करती है इन फॉर्म ऑफ शेयर ओनरशिप इन स्टीड ऑफ लोन। मतलब कमर्शियल बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करती है, बट ये शेयर के रूप में ओनरशिप प्रोवाइड करती है। मर्चेंट बैंकर आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, दे एक्ट एज इंटरमीडिएट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दोज हु ओन इट। जो भी इन्वेस्टर है और बॉन्ड या सब्सक्राइबर है उसके पैसे को जो है टू दोज हु यूज़ इट, कॉरपोरेट या गवर्नमेंट को जो है ये करती है। इन दोनों के बीच में इंटरमीडियरी की तरह काम करती है। ये जो है मर्चेंट बैंकर दोनों के बीच में इंटरमीडियरी की तरह काम करती है। मर्चेंट बैंकर असिस्ट इन इंट्रोड्यूसिंग एंड सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट आउटसाइड टेक्निकल कंसल्टेंट, ये एक एडवाइजरी के रूप में भी काम करती है। मर्चेंट बैंकिंग इज एक्ट एज अ एडवाइजरी, जैसे कि एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, लोन सिंडिकेशन हो गया, प्रोजेक्ट काउंसलिंग हो गया। तो ये सब मर्चेंट बैंकिंग के केस में आता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लीज फाइनेंसिंग क्या होता है। लीज फाइनेंसिंग का मतलब यहाँ पे दिया है कि दिस मीन्स लीजिंग आउट द कैपिटल परचेज ऑफ असेट टू अनदर कंपनी अगेंस्ट मंथली रेंट फॉर असेट कंजम्पशन और यूज़। एक मंथली रेंट के रूप में जो है लीज फाइनेंसिंग नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि